ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, ये एक हमला है संविधान फंडामेंटल राइट्स पर, ये एक हमला है फेडरलिज्म पर और ये एक हमला है सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। ये बहुत ही संगीन मामले हैं जो सिर्फ मुसलमान को नहीं अफेक्ट करते हैं, आगे जाके इस देश में सभी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करेंगे। अब मैं घर से निकल के अगर अपने इंस्टीट्यूशन में जाता हूं तो वो भी चैलेंज कर दिया आपने, है ना। तो आप मुस्लिम को पूरे पब्लिक स्पेस से ही ख़त्म कर दे रहे हैं। संविधान ने एक कल्पना की थी इस देश के लिए कि हम लोग अपने अपने मज़हब को अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी इबादत को, अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने का मुझे पूरा हक होगा, सर ऊंचा रखते हुए। उस पे एक बहुत बड़ा वार हुआ है। पूरे लॉ में आप एक प्रोविज़न बताइए जो करप्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप अगर इंगेज करते हैं और सर्वे कमिश्नर जो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस था उसको ख़त्म करते हैं और गवर्नमेंट को उसमें डालते हैं, इससे करप्शन कैसे ख़त्म होता है नहीं मालूम। तो ये जो बीजेपी की जो सियासत है उसी बात पर घूम फिर के बात आती है कि ये एक जुज़ है उनके बड़े प्लान का, और वो है कंप्लीट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। नमस्ते, सलाम, जिंदाबाद साथियों। ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ है बातचीत की देश के हालात के बारे में, उसी श्रृंखला में आज हम वक्फ कानून में जो बदलाव हुआ है वो क्या ज़रूरी था, किस तरह के बदलाव हैं और क्या ये संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके अनुरूप हुए हैं कि नहीं, ऐसे सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे। दो बहुत जानकार साथी जो शोधकर्ता भी हैं, पढ़ाते भी हैं, वो हमारे साथ हैं। अली महमूदाबाद अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस, और निज़ामुद्दीन सिद्दीकी साहब, आप रिसेंटली अभी काफ़ी वक्त तक आपने जिंदल में कानून पढ़ाया और अभी स्वतंत्र तौर पे मुस्लिम सवालों पे स्वतंत्र तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों को बहुत स्वागत है। वक्फ कानून में जो बदलाव की जो बात हुई वो अचानक एक किस्म से हमारे कई चीज़ें, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कश्मीर का सवाल हो, राम मंदिर का सवाल हो, इस पे आरएसएस बहुत लंबे अरसे तक इसकी बातचीत कर रही थी। वक्फ के बारे में ये बदलाव मुझे लगता है काफ़ी हद तक अचानक ही पेश हुआ। हमारे बहुत सारे जो दर्शक होंगे वो वक्फ कानून, वक्फ होता क्या है, इसके बारे में ही शायद जानकारी कम रखते होंगे, तो क्यों नहीं उसी से शुरुआत करते हैं। वक्फ है क्या? वक्फ का जो हिस्ट्री है वो आपको फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मिलती है, और इसका ट्रेस जो स्कॉलर्स करते हैं वो दो चीज़ों में करते हैं। एक तो जो अहादीस प्रॉफिट मोहम्मद से निकलती हैं, और दूसरा जो उस वक्त के स्कॉलर्स का कंसेंसस था जिसको अरबिक में इजमा कहा जाता है, वहाँ से निकलता है। और वक्फ का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेव किया जाए, उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया जाए, और उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट हो उसको लोगों में तकसीम किया जाए।
ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब एक किस्म के दान से जुड़ा हुआ है, चैरिटी है। दो किस्म के औकाफ होते हैं, वक्फ अल्लाह, वक्फ औलाद, खैरिया भी होते हैं, जारिया भी, बहुत सी सब कैटेगरीज। तो उसमें सबसे जो बुनियादी उसूल वक्फ का ये है, वो ये है कि एक दफ़े अगर कोई चीज़ वक्फ कर दी जाती है तो फिर उसको दोबारा जो है वो अल्लाह की, ऊपर वाले की मिल्कियत हो जाती है, तो फिर उसको एलियनेट नहीं किया जा सकता है किसी तरह से। तो जैसे आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि ये इस तरह से इसलिए था कि इदारे बना सकें। ज़ाहिर है कि ये 1300 साल पहले की जो बात है, उस ज़माने में पब्लिक स्फीयर क्या है, कौन पब्लिक चैरिटेबल वर्क्स करेगा। तो वक्फ के ज़रिए मस्जिद चलती थी, मदरसे चलते थे, ओफनेजेस चलते थे, यतीम बच्चों के यतीम खाने चलते थे। तो ये इस किस्म के वक्त थे। और फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों में लोगों ने वक्फ करना शुरू किए, ख़ास औलाद के लिए भी, कि बच्चे बेच ना दें ज़मीन, तो वो ज़मीन रहे, उससे जो भी मिले वो। तो जो औलाद के लिए करते हैं जी, उसमें मतलब उससे जो कमाई होगी जी वो किसको जाएगी? वो रिलेटिव्स को। तो क्योंकि देखिए अंग्रेज़ी में कहते नहीं है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो एक बड़ा, ये जो एक तसव्वुर है अवाम उन्नास में कि चैरिटी सिर्फ गैरों के साथ की जाती है, ये एक किस्म का तसव्वुर है। लेकिन अक्सर ख़ासकर पहले ज़माने में भी बड़े ख़ानदानों में, कबीलों में कई ऐसी शाखें होती थी जो कमज़ोर होती थी, जिनके पास पैसा नहीं होता था। तो ये अकारिब जिनको कहते हैं, तो उनके लिए, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी देख रेख के लिए इसको मोड़ के यूँ पेश किया जाता है कि ये तो एक तरह से आपने बहाना कर लिया बच्चों को रोज़गार देने के लिए। ऐसा नहीं है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो एक बार आपने औलाद के लिए अगर वक्फ किया तो उसको बेचा नहीं जा सकता। बेसिकली ये फ़र्क है। मतलब मैं वैसे अपने वसीयत में अगर बच्चों के नाम कर दूं और वक्फ अपने बच्चों के नाम कर दूं, तो उसमें फ़र्क क्या होगा? वसीयत में आपके बच्चों की मिल्कियत हो जाएगी, और आपसे मिल के वो बेच दें तो उसमें फिर आपका इख्तियार कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने वक्फ कर दिया तो दे हैव द राइट टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ दैट वक्फ, बट दे कैन नॉट सेल और एलियनेट। आप बिल्कुल आप बताएं, आप कानूनी तौर पे जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। जब आप वक्फ कर देते हैं तो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, उसको आप बेच नहीं सकते। उससे जो फ़ायदा होगा वो और लोगों को या आपकी फैमिली को उसको उससे मिलेगा, लेकिन यू डू नॉट हैव द राइट टू सेल इट। तो आप पजेस कर सकते हैं उसको, लेकिन आपका टाइटल नहीं होता। आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। जी, बेच नहीं सकते। तो निज़ाम साहब, आप व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस? मतलब कितनी ज़मीन और इन दोनों किस्म के वक्फ में आपके अंदाज में कितना प्रतिशत चैरिटी के लिए है, कितना प्रतिशत परिवार की सुरक्षा के लिए है? देखिए, ये डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है जी, इसको बताना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे औकाफ जो हैं वो बाय वर्ड ऑफ माउथ होते थे, लोग उसको ओरली कहते थे, है ना, जिसको वक्फ बाय यूज़र टेक्निकली कहा जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है बड़ी नई है, और अगर आप इसको समझें तो ये जो पेपर वर्क रजिस्ट्रेशन है, ये स्टेट के बनने के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। तो इसको डिटरमिन करना कि कितना परसेंट वक्फ अल्लाह है या वक्फ औलाद है, दोनों में क्या है प्रोपोर्शन, वो करना मुश्किल है। दो चीज़ें कम से कम ये देखी जा सकती हैं कि औकाफ को अंग्रेज़ों के ज़माने में काफ़ी इस्टेब्लिश किया गया। 1857 के बाद भी लोगों ने कोशिश की कि उनको इस्टेब्लिश किया जाए। बहुत लार्ज स्केल पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की लोगों ने। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बेस वक्फ से मिलेगा आपको, जामिया मिलिया में आपको वक्फ मिलेगा, जामिया हमदर्द में आपको वक्फ मिलेगा। तो उस तरीके से चैरिटेबल वर्क्स तो बहुत हुए।
और अस्पताल भी बिल्कुल उसी तरीके से जो कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं आज भी वो काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बताया हमदर्द का जो आपका पूरा तिब्बी जो उनका निज़ाम है वो उसके थ्रू ही इस्टेब्लिश किया है उन्होंने। तो अब बाकी जाहिर सी बात है जो दीनी मदारिस हैं या मसाजिद हैं उनका भी बेसिस जो है वो औकाफ है। तो काफ़ी ज़मीनें हैं, मदरसे भी हैं उसमें। मोस्टली तो मदरसे इसी पे ही चलते होंगे या मदरसे भी इसी पे चलते हैं क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पस है उसका। और बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, मदारिस में जो बच्चे जाते हैं अनलाइक स्कूल्स उनसे बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाती और ज़्यादातर इंस्टेंसेस में फ़ीस नहीं ही ली जाती है। तो वो जो चलते हैं वो इसी उससे चलते हैं जी। तो इसका जो व्यवस्था इसका ये जो रीसेंट अमेंडमेंट्स के पहले किस तरह की व्यवस्था थी, इनका इंतज़ामात कैसे होता था, वक्त मैनेज कैसे किया जाता था? देखिए 95 का जो लॉ है उससे पहले तो कई सारे लॉ आए। इनफैक्ट सबसे जो मुझे समझ में आता है सबसे पहले औकाफ के लिए बात पब्लिकली सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी 1879 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में। अमेंडमेंट एक्ट, वो वक्फ वैलिडेशन एक्ट होना चाहिए। कोई कानून नहीं था उस वक्त, नहीं था तब तक, उस वक्त नहीं था। तो वो फिर 1923, 1954 फिर अमेंडमेंट सारे होते हैं। लेकिन अभी जो एक ढांचा था वो 1995 का ढांचा था। 95 का जो एक्ट है वक्फ एक्ट, वो वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश करता है, वक्फ काउंसिल इस्टेब्लिश करता है, वो डिसाइड करता है कि उनकी पावर्स क्या होंगी, है ना। ये बोर्ड और मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स सिलेक्ट कैसे होते हैं, कौन चुनता है? उसमें पूरा प्रोविज़न उसमें दिया हुआ है कि उसमें जिसको कहते हैं आप रिप्रेजेंटेशन का बेसिस क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट भी था उसमें, जिसको अमेंडमेंट ने डाइल्यूट किया है। तो वो सारी चीज़ें जो 95 का ढांचा था वो काफ़ी हद तक वेलकम्ड था क्योंकि उसमें कम्युनिटी कंसल्टेशन था। अगर आप उसको पढ़ें कायदे से तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करने की कोशिश की गई थी उसमें। प्रॉब्लम अभी जो अमेंडमेंट एक्ट की हुई है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्टेट ने आपस में नेगोशिएट करके स्टैब्लिश किया था अब वो डाइल्यूट हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि बदलाव क्या है। लेकिन साहब मैं एक चीज़, क्योंकि 1913 का जिक्र जो आपने किया उसमें अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्निशियस फॉर्म्स ऑफ एंड परफिडीज ऑफ टू गेट अराउंड द मैनेजमेंट ऑफ मनी। देखिए उस ज़माने में भी और आज भी, मतलब आप कह रहे हैं कि अंग्रेज उसको अंग्रेज कह रहे थे कि ये जो नज़र से दिखते थे। नहीं, वो कह रहे थे कि ये सीधे 420 ही है। अच्छा। और ये केस गया लंदन तक के, जब बड़ी हाई हुई तो 1913 का केस यहाँ हुआ। कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ लोगों को समझना चाहिए कि चैरिटेबल पर्पसेस में खुद मुख्तारी या खुद इख्तियारी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इकतिसादी एक डायमेंशन है, तो अंग्रेज़ असल में इसलिए इसके ख़िलाफ़ थे। और उससे हम आज को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वफ़ के ज़रिए एक कम्युनिटी जो है एक हद तक की, जहाँ तक कि उनके ओफनेजेस थे, यतीम खाने थे, अस्पताल थे, मदरसे थे, स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, तमाम चीज़ें थी, उनमें उनकी खुद मुख्तारी थी। अगर किसी भी कौम को आपको पस्त करना है तो उनसे आप उनके इक़्तिसादी जो उनके फैसला खुद के डेस्टिनी के बारे में, खुद के नहीं, उनकी आप ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है वो ख़त्म कर दीजिए। तो अब आजकल के जो सियासी माहौल है उसमें ये भी बहुत जो लीगली बातें हैं वो सब तो हैं, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून इसलिए भी आया है क्योंकि वक्फ को आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते हैं। आप पिछले 10 साल से 14 साल से, बल्कि उससे भी पहले कई दशकों से आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं में तंगी पैदा की गई।
रोज़गार ख़त्म किया गया है, सही। सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जिसको कह सकते अली, मैं वही सवाल पे आने ही वाला था कि मैंने देखा कि बहुत कम मुद्दे हैं जहाँ पे एक पूरे कौम को, मुस्लिम समाज को एक तरह से एक सेंस ऑफ ग्रीवेंस बहुत ज़्यादा इस कानून से आया है। उसका क्या कारण है? देखिए, अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टोज पढ़ें तो उन्होंने बहुत साफ तरह से, ऐसा नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि हमको मालूम नहीं था। आप मैनिफेस्टोज पढ़िए 90 से, तो ये जो ग्रीवेंस जो है वो इसलिए है क्योंकि मैनिफेस्टोज में क्या लिखा है? नहीं, मैनिफेस्टोज में हर चीज़ का तो उन्होंने साफ कह दिया था। हम 370 एब्रोगेट करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम ये तरफ ट्रिपल तलाक का करेंगे। वो सब तो था, वो सब पर था। मैं कह रहा हूं वक्फ के बारे नहीं, में। वक्फ के बारे में तो देखिए, इन्होंने कुछ साल पहले, आपको याद होगा प्रोफेसर साहब, दिसंबर, जहाँ तक कि मुझे याद है 2022 में कोशिश की गई थी, प्राइवेट मेंबर्स बिल थी, 22 थी या 23 थी, जिसमें एक्चुअली एबोलिशन ऑफ वक्फ के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल थी। इसके बारे में उस ज़माने में किसी ने ज़्यादा चर्चा ही नहीं की। कहा कि अरे कोई सन की एमपी होंगे, वो पानी देखा जा रहा था कि कितना गर्म है, कितनी दूर हम जा सकते हैं। क्योंकि चीज़ें दो तरह से ख़त्म की जा सकती हैं। एक तो आप उठा के उसको ख़त्म कर दीजिए, एक कि उसको खोखला कर दीजिए। ये जो इस वक्त हो रहा है उसको खोखला किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने लोग बिठा रहे हैं, अपने नियम ला रहे हैं, अपने प्रोसीजर्स ला रहे हैं। और ये जो ग्रीवेंस की बात रह गई, जो एक आम नागरिक को भारत में इख्तियार हैं और जो उनके हक़ हैं, आर्टिकल्स 26 हैं, आर्टिकल 25 हैं, बल्कि एक बड़ा मशहूर केस था, शायद साहब को याद ही होगा, रतन लाल गांधी 1954 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यू कैन नॉट, as long as the law is not being violated, you cannot interfere in the property management of a religious community. That is what Article 26B or D has said. तो ये एक तरह से ये एक और कड़ी है उस सिलसिले में कि हमारे जो मजहबी जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर हमला लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो जो आप डिस्कस कर रहे थे, मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ। देखिए, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, पब्लिक स्पेस को जब आप एक्सेस करते हैं, तो एक तो वो चीज़ें, अच्छा, पब्लिक स्पेस को डिफ़ाइन करती है बिल्डिंग, आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करता है। एक चीज़ तो ये होती है कि जो भी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, या पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, वहाँ पे जाना है ना, तो एक तो ये एक्सेस होता है। इन चीज़ों पे भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके। जैसे कि साहब, आप चीज़ें बेच नहीं सकते, है ना, आप उस सोसाइटी में रह नहीं सकते, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको अलग किया जा रहा। तो एक तो वो सेग्रीगेशन हो गया, है ना। एक दूसरा, एक आपकी खुद की आइडेंटिटी भी पब्लिक स्पेस में बनती है। जैसे आप अपने आप को पब्लिक स्पेस में अगर मुसलमान कहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी मसाजिद भी पब्लिक में होंगी, ठीक है, आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, है ना। तो ये जो औकाफ को जब आप डाइल्यूट करते हैं, तो मुस्लिम पब्लिक जो स्पेस है आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। ये इतना फंडामेंटल है कि अब आप पब्लिकली आके अपने आप को अपने आइडेंटिटी के बेसिस पे कहना कि मैं मुसलमान हूँ, है ना, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो एक चीज़ तो ये सोशियो पॉलिटिकल एंगल है, तो ये एक पृष्ठभूमि है, ये बिल्कुल। और इसमें एक इकोनॉमिक साइड है, जो आपने कहा कि जो आपका इकोनॉमिक्स है वो फंडामेंटल है आपके ज़िंदा रहने के लिए। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा जो आपने कहा रिलीजन वाला एलिमेंट, ये रिलीजन वाला एलिमेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इसकी फाउंडेशन आपको प्राइमरी सोर्सेज में मिलती है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे, ये अगर इसमें आप अगर इसमें इंटरफेयर करते हैं, तो वो एक्चुअली आपके रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 26, आप अगर 25, 26 को साथ में अगर पढ़ेंगे, संविधान के आर्टिकल 25, 26 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है,
26 स्पेशली जो है वो ये कहता है कि आपके पास राइट होगा मैनेज करने का अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, है ना। और कहीं ना कहीं वो ये डिस्टिंग्विश करने की, वाज़े करने की कोशिश करता है कि जो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है उसमें शायद स्टेट इंटरफेयर कर सके, है ना। तो मुझे ये लगता है कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस होगा इस लॉ के थ्रू, वो आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को नॉन रिलीजियस एक्टिविटी बना देता है ना। वो ये इमेज देने की कोशिश कर रहा है कि औकाफ जो हैं ये रिलीजन का पार्ट नहीं है ना, ये इकोनॉमी का पार्ट है, मुस्लिम इकोनॉमी का, जिसको स्टेट इंटरफेयर करके चेंज कर सकता है, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम रिलीजन का पार्ट है जिसमें इंटरफेयर आप नहीं कर सकते। तो निज़ाम साहब, मैं थोड़ा सा मतलब मतलब तर्क के समझने के लिए, हमारा जो सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तानी सेक्युलरिज्म बिल्कुल अलग है उसका, कि हम सेक्युलरिज्म का ये मतलब कभी नहीं था कि सरकार मजहबी मामलों में दखल नहीं करेगा। सरकार का मज़हब नहीं होगा, ये तो क्लियर है, पर ये नहीं था कि सरकार मजहबी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामान्य तौर पे मजहबी मामलों में पूरी आज़ादी कि मैं अपने तरीके से इबादत, उपासना, मेरे जो भी तरीके हैं वो मुझे हक है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि आपके मजहबी तरीक़ों से किसी तरह से संवैधानिक मूल्यों पे हनन हो रहा हो, तब हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि मेरा मज़हब छुआछूत मानता है, ये मेरे मज़हब का हिस्सा है, तो सरकार का मतलब हक ही नहीं है, जिम्मेदारी है कि वो कहेंगे कि नहीं, छुआछूत, जातीय समानता, ये संवैधानिक मूल्यों से इस पे हमला हो रहा है, और इसलिए आपकी ये आज़ादी सरकार कानून के माध्यम से सीमित करती है। ये हक तो है। मुझे समझ में नहीं आया कि वक़्त में ऐसा क्या समस्या या दिक्कत आई जिससे सरकार कहती है कि हमारे लिए अब ज़रूरी है कि हम इसमें हस्तक्षेप करें। और मैंने डिबेट्स भी काफ़ी ध्यान से सुने। कहीं मैं बहुत अजीब तरीके से, बहुत गलत तरीके से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अगर वक्फ अपना काम करता तो लोग मुसलमान पंचर रिपेयर के काम में नहीं लगे रहते। एक तो वो हम लोग सब जानते हैं कि एक किस्म के एक स्टीरियोटाइप बना है कि मुस्लिम लड़के पंचर की दुकान में बैठ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो उसको भी प्रधानमंत्री उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ ये अजीब लगा कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम समाज उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए, क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी मुस्लिम एजुकेशनल या लाइवलीहुड बैकवर्डनेस में? एक तरह से प्रधानमंत्री का कहने का ये मतलब था कि आपके पास वक्त है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मुसलमान आज आर्थिक तौर पे या शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, इसलिए आप जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें इसको ठीक से मैनेज करना है। मुझे ये बहस समझ में आई और बहुत विचित्र मुझे लगा। आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं ये यहाँ एक चीज़ ये कहूँ कि देखिए, एक चीज़ बहुत साफ भी कर देना चाहिए जो लोग देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं बात, कि कोई भी दो वक्फनामे जब वक्फ किया जाता है, एक तो वक्फ बाय यूसेज, जैसे आपने कहा, अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्फ बाय यूसेज है, यानी किसी वक्त जो है उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अब जैसे जामा मस्जिद है, उसके कागज़ कहाँ से लाएंगे, या कोई मज़ार है बहुत सिद्धार्थ नगर में या अम्बेडकर नगर में, बहराइच में, तो अब कागज़ कहाँ से लाएंगे दिखाने के लिए कि नहीं जी ये वक्फ है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कि आपने ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, और ये इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है करप्शन है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कास्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तमाम चीज़ों की, और देखिए ऐसा नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जनसेवा
समाज के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। नहीं, तो वही मैं उसी पर आ रहा था कि देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि जो वक्फ यूसेज छोड़ के, क्योंकि वो एक तरीक़े का वक्फ है, वो ज़्यादातर मस्जिदें होती हैं या कब्रिस्तान हैं या मदरसे हैं या यतीम खाने वगैरह, लेकिन जो लोग वक्फनामे करके, यानी जो गज़ेट होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें वक्फ का नंबर होता है और हर वक्फनामा अलग होता है, तो ये कहना कि वक्फ ने कुछ नहीं किया तो एक किस्म का वक्फ भी नहीं है। हर वक्फ जो है, जैसे मैं मुतवल्ली हूँ कई औक़ाफ़ का, हर वक्फ के अपने अपने नियम हैं, उसमें अलग अलग लिखा है कि फ़लाँ, या इसमें मसलन मिसाल के तौर पर एक वक्फ है जो कहता है नहीं हमारा ज़्यादातर जो इनकम होगा वो बेवाओं पर ख़र्च हो, दूसरा कहता है कि नहीं हमारा ज़्यादातर जो है वो यतीमों पर ख़र्च हो, तीसरा कहता है कि हमारा ज़्यादातर जो है वो मजहबी जो दिन होते हैं, जो गरीब लोगों में जश्न मनाने के लिए पैसे दिए जाए, खुशी में। तो ऐसा भी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल चॉइस थी वक्फ बनाने की, और वक्फ जो है वो डिसएग्रीगेटेड है। तो ये कहना ही बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है, बल्कि धोखा है कि वक्फ ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वक्फ एक ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये हो कि आप जाके और कौम की फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए काम करें। वक्फ लिमिटेड होता है स्कोप। हैदराबाद के वक्फ हैं, भोपाल के वक्फ हैं, लखनऊ के वक्फ हैं, कश्मीर के वक्फ हैं, बाज़ जगह शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड होते हैं, अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हदफ होते हैं। तो ये जो पॉइंट है उनका, ये बुनियादी तौर पर यूँ गलत है कि कोई यूनिफाइड वक्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। जहाँ तक कि आपकी जो पहली बात थी वो कि बेशक मज़हब और धर्म में अगर कोई अन्याय हो रहा हो संवैधानिक एतबार से तो उसमें हक़ है, लेकिन अगर आप देखें ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया था यूसीसी लाइए, लेकिन ये सवाल भी करना बहुत ज़रूरी है, पूछना कि उस वक्त क्यों नहीं लाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनको समझ में आ रहा था कि अभी वक्त नहीं है। अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था कि देखिए ये संविधान एक सियासी इनकलाब है, लेकिन जब तक कि समाजी इनकलाब नहीं आएगा, इसी संविधान और दस्तूर के बल पर एक जाबिर और आमिर हाकिम आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, वक्फ में भी, वक्फ हिंदुस्तान में उन इदारों की तरह है जो और इदारे हिंदुस्तान में हैं, उसमें भी कमज़ोरियाँ हैं, उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज से नहीं बहुत पहले से रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो एक फंडामेंटल, जो आपने शुरू की थी बात, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये फ्रंटल असॉल्ट है, यानी ये एक तरह से कह रहा है कि भाई आपका जो संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं वो भी हम नहीं मानते हैं। ये सब तो जो हवाले हीले दिए जा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, ये सब तो लोगों को गुमराह करने के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ जो जस्टिफिकेशन प्रधानमंत्री ने खास करके जो दिया और जिसको लोग बार बार जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें मेरा तो रिस्पॉन्स पहला तो यही था कि मुस्लिम समाज में जो भी जैसे सचर कमेटी ने भी कहा कि अंडर डेवलपमेंट है, उसमें तो सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है ना, तो वक्फ क्यों इसके लिए जिम्मेदार है? ये जो सवाल आपने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या रिलीजन में इंटरफेयर किया जा सकता है या नहीं, और जो जस्टिफिकेशन प्रधानमंत्री ने दिया था कि वक्फ तो काम ही नहीं कर पाया विकास का, मैं दोनों को क्लब करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चीज़ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबसे बड़ी तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू फ्रेटर्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू रिलीजियस नॉन इंटरफेरेंस है, ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता है, रिलीजन में इंटरफेयर ना किया जाए, लोगों को रिलीजियस अफेयर्स को अपने मैनेज करने दिया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। इसकी रिस्पेक्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी निकालती है, ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरफेरेंस अलाउ किया या क्या किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, और जहाँ पे इंटरफेरेंस करना था वहाँ पे क्लियरली उसको उन्होंने निकाला है। जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना था तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इंक्लूड किया, और महिला को हक इनहेरिटेंस में मिलना चाहिए, वो है।
उसके बाद हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली उसको मेंशन किया है ना। रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक्सप्रेसली किया। लेकिन इसके अलावा आप कोई नई चीज़ उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि लिखा ही इसलिए जाता है ताकि उसको माना जाए। तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करें, और जो उसकी वैल्यू है वो रिलीजन नॉन इंटरफेरेंस की है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस तरीके का उनका जो स्टेटमेंट था, इसमें देखिए जैसा आपने भी कहा कि जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, और गवर्नमेंट का उसमें काफ़ी से है, काफ़ी से रही है। तो ये कहना कि वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, वो अगर ये आप माने भी, हालांकि ये मानना मुश्किल है, उसकी वजह ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अलग अलग तरह के वक्फ बोर्ड हैं, उनका पर्पस अलग अलग है, उनका नेचर अलग अलग है ना। अगर आप उसको एक मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना, क्योंकि द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट अलाउइंग। गवर्नमेंट खुद ही आपको फ्री हैंड नहीं दे रही है मैनेज करने के लिए, या उस दिशा में जो समाज के बेहतरी के लिए है, कौम के बेहतरी के लिए है, उसमें उन्होंने लीडरशिप नहीं दिया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं लीडरशिप दिया है। और आप अगर ये कहते हैं कि साहब हम वक्फ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वक्फ को बेहतर बनाने के लिए आपको उसको कम्युनिटी को देना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंक्रीज नहीं करना चाहिए। आप गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना इंक्रीज कर दे रहे हैं कि कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म हो जा रहा है उसमें। तो और फिर आप ये कहें कि औकाफ काम नहीं कर रहे हैं, या हम उनसे कहें वो जो है वो और बेहतर काम करेंगे इससे, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक जो है ये इट विल वर्क और इट वर्क्स। तो जो बदलाव आए हैं इस नए कानून अमेंडमेंट से, वो क्या बदलाव हैं और उनसे आप दोनों को क्या एतराज़ है, या कुछ से आपकी सहमति भी हो सकती है? जो मेजर चेंजेस क्या लाए गए हैं और उनके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए सबसे बड़ा मेरे हिसाब से, एक मैं फिर आप अपना फरमाइएगा, सबसे बड़ा जो है वो सरकार ने कहा है कि वक्फ सब रजिस्टर हों, यानी वो डेटा बैंक बना रहे हैं। आजकल डेटा ही सबसे बड़ा असलहा है, तो एक तो वो हो गया। तमाम वक्फ में आधे वक्फ जो हैं बाय यूसेज हैं, उनके कोई कागज़ नहीं। अब जो बाय यूसेज हैं, जिनको अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधे से ज़्यादा वक्फ बाय यूसेज हैं, तो जो अमेंडेड एक्ट है 2025 का, उसके तहत कलेक्टर यानी डीएम जाके एक वक्फ को डीनोटिफाई कर सकता है और कहता है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। नया जो अमेंडमेंट है वो कहता है कि जब तक कि इंक्वायरी चलेगी वो वक्फ नहीं रहेगा, यानी इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही उसका कैरेक्टर बदल दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंटरिम जो ऑर्डर दिया था उस पर रोक लगाई है कि आप इंक्वायरी करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन आप उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार ने खुद को अधिकार दे दिया है कि हम जो हैं मुंसिफ भी हैं, काजी भी हैं, मुद्दई भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो एक बात तो ये है, और भी उसमें जो बोर्ड की कॉम्पोजिशन है उसमें वो भी है। इसी में जो आपने पॉइंट बोला है, इसी में ऐड करें, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन जहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कुछ है, आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड कंटेस्टेशन है, वो औकाफ मानी ही नहीं जाएगी, है ना। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि इंक्रोचमेंट कोई आम इंसान भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और जब डिस्प्यूट हो सकता है तो दोनों लेवल पे डिस्प्यूट हो सकता है, लॉजिक यही कहता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बताया, कोई और अगर उसको इंक्रोच करता है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पे कागजात होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पुराने लॉ में इंक्रोचमेंट को रेमेडी करने की कोशिश की गई थी कि अगर इंक्रोचमेंट होगा तो इस तरीके से रेमेडी निकाली जा सकती है। इस लॉ में उसको आप बिल्कुल ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं,
है ना। नहीं, पहले क्या रेमेडी थी, क्या अब नहीं है? आप उसको केस कर सकते थे, आप उसको कंटेस्ट कर सकते थे, है ना। लेकिन अब जो है वो नहीं है। अब जो कलेक्टर कहेगा वही वो कलेक्टर है, कलेक्टर जो कहेगा वही है। वक्फ ट्राइब्यूनल के पास पहले जो पावर थी कि वो फाइनल जजमेंट होगा उसका, वो आपने ख़त्म कर दिया है। वक्फ ट्राइब्यूनल का जजमेंट फाइनल होगा ही नहीं, है ना, वो हमेशा अपील में पहुंच जाएगा, है ना। जो टाइम आपने दिया था कि साहब इतने टाइम के अंदर आपको फाइल करनी होगी पिटीशन, उसको चैलेंज करने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट को, या जो भी जजमेंट है, वो 1 साल था, उसको आपने 2 साल कर दिया, है ना। तो आपने उसको, कहने का मतलब, ओपन रखा। दूसरा जो आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कंपोजिशन की बात है, आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट में जो कंपोजिशन का जो प्रोविजन डाला है, उसमें उन्होंने वर्ड मुस्लिम यूज़ किया है और उसकी 3-4 कैटेगरीज बता दी हैं। और अगर उन कैटेगरीज के नंबर ऑफ पीपल अगर आप जोड़ें तो वो मैक्सिमम 10 लोग आते हैं। अगर 22 वक्फ काउंसिल में, तो 22 की मेंबरशिप में 10 लोग हैं मुसलमान। और वर्ड मुस्लिम कहीं और आपने यूज़ नहीं किया है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई थी, कही गई थी कि जहाँ पे आपने लिखा है कि साहब कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी होगा, या कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, या कोई एक्सपर्ट होगा, या जज होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या एडवोकेट होगा, वो बाई इम्प्लीकेशन ये लग रहा है कि वो नॉन मुस्लिम होगा जी। क्योंकि मुस्लिम वर्ड आपने लिख के 3-4 कैटेगरी बता दी है, बस कहानी खत्म हो गई है। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है कि एक मुस्लिम मजहबी जो तरीका है और प्रॉपर्टी है, उसके मैनेजमेंट में अब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उस मैनेजमेंट में बहुत कम कर दिया है। ये बहुत कम। इसका दूसरा नतीजा भी अगर आप इस पर गौर करें तो बड़ा खौफनाक है। वो ये है कि क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कल या परसों या 1 साल 2 साल में कोई मुसलमान साबिक जज नहीं होगा, कोई मुसलमान फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होगा। क्योंकि पहला जो एक्ट था उसमें तो वाज़ेह था कि मुसलमानों में जो जज रह चुके हैं, या जो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनको इसमें काउंसिल में लाया जाए। तो ये जो बीजेपी की जो सियासत है, उसी बात पर घूम फिर के बात आती है कि ये एक जुज़ है उनके बड़े प्लान का, और वो है कंप्लीट डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। मैं काफ़ी सारे और सवाल मन में आ रहे हैं। एक ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त के मैनेजमेंट में दिक्कतें थी, कहीं करप्शन भी था और प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स का हल किस तरह से निकालना चाहिए था जी। अगर हम कह रहे हैं कि जो तरीका सरकार ने सामने रखा है वो सही नहीं था, तो क्या तरीके होने चाहिए थे आपके मन में टू डील विद द प्रॉब्लम? कि हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम है और कुछ ना करिए, नहीं, लेकिन तरीके तो है ना, हमारे कोर्ट्स हैं, प्रोसेस है पूरा, यानी उसमें पूरा कोई एनफोर्स कर रहा है तो आपके पास है। मसला ये है कि जैसे उस दिन तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि मैं मानता हूँ बहैसियत सॉलिसिटर जनरल के कि आपका अधिकार नहीं है कि आप लेजिस्लेशन को स्टे कर दें। मसला बुनियादी सेपरेशन ऑफ तो कोर्ट को कह रहा था, कोर्ट को जजेस से कहा, आपने भी सुना होगा, जब ओरली उन्होंने ये कहा था, 3 जजों की बेंच थी, कि आपका अधिकार ही नहीं है कि आप लेजिस्लेशन को स्टे करें। उन्होंने कहा रूल ऑफ थंब, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था रूल ऑफ थंब है कि द कोर्ट विल नॉट स्टे अ लेजिस्लेशन। तो जज ने कहा कि नहीं, द अदर रूल ऑफ थंब है, दूसरा बुनियादी उसूल ये है कि अगर आप बुनियादी तौर पर किसी चीज़ को बदल रहे हैं तो वैसा लेजिस्लेशन हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा, अब आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने बात की, इसमें फेडरलिज्म की बात आती है क्योंकि स्टेट वक्फ बोर्ड्स भी हैं, स्टेट के पास चैरिटी को रेगुलेट करने के अधिकार हैं। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी बात है। बार बार हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी भारतीय नागरिकों को ये बात समझना चाहिए कि ये तो खैर मुसलमानों की बात है, वक्फ की बात है, लेकिन जो इस वक्त जिस तरह से इन्होंने राह इख्तियार की है, सीधे सीधे कह रहा है कि हम सर्वोच्च हैं, हम कुछ फैसला करेंगे और हम ही जज हैं, हम कानून बनाएंगे, हम ही जज हैं, हम ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जज वगैरह और कोर्ट प्रोसेस, तो आप जो कह रहे हैं कि करप्शन के लिए रेमेडी क्या है, जो 75 साल से रेमेडी थी वो आज भी है कि आप कोर्ट्स के पास जाइए। मसला क्या है,
मसला है कि आज भी और इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज वक्फ बोर्ड की ऑपरेशन में इंटरफेयर करती थीं। इसमें ना मुसलमानों की कसूर है, ना भारतीय नागरिकों का है, ना वक्फ बोर्ड्स का है। असल में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम औकाफ में है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की ही पैदा हुई प्रॉब्लम्स हैं। वो नॉमिनेट करते हैं वक्फ का चेयरमैन और फिर वो उनका आदमी होता है। गलत कर रहे हैं तो जी नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को रेमेडी कैसे किया जा सकता है, क्या जाना चाहिए था, कैसे किया जाना चाहिए था। भाई वक्फ बोर्ड आपने बनाया है, आप उसके मेथड को और स्ट्रीमलाइन कर देते। अगर आपको करना था आप उसको और कम्युनिटी सेंट्रिक बना देते ना। आप जब ये कम्युनिटी इंगेजमेंट या कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन है तो उसमें कम्युनिटी से कंसल्टेशन तो फंडामेंटल है ना। आप लोगों से पूछिए कि भाई औकाफ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या राय है ना। मुस्लिम बॉडीज से पूछिए कि भाई हम आपसे इंगेज होना चाहते हैं, और आप म्यूचुअली बैठ के निकालिए अगर आपको कोई लगता है प्रॉब्लम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे एक साथी से हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ पे, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए निज़ाम भाई, जो लॉ बनाया जाता है उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेदर लॉ इज़ फुलफिलिंग द इंटेंशन। ठीक है, आपका ये कहना है कि करप्शन हम रिड्यूस करना चाहते हैं, हम इसको और रेगुलेट करना चाहते हैं ताकि इससे बेहतरी हो। जो प्राइम मिनिस्टर का था कि भाई अब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये इंटेंशन है आपकी। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये कि मैं एक फुटनोट आपको बता दूं कि 2025 एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव लिखा ही नहीं है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का, उस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आपको जेपीसी की रिपोर्ट में जाना पड़ता है कि आखिर वो ऑब्जेक्टिव क्या है। आई थिंक 1.14 पैरा नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बताया है उन्होंने? ऑब्जेक्टिव बताया है कि साहब हम इसको और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं वक्फ इंस्टीट्यूशन को, और इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, है ना। तो ठीक है, ये आपका इंटेंशन है। अब आपने जो लॉ बनाया है, अब सवाल ये है कि क्या ये जो लॉ आपने बनाया है क्या ये इंटेंशन से मैच करता है? द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट। वो इंटेंशन से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरे लॉ में आप एक प्रोविजन बताइए जो करप्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप अगर इंगेज करते हैं और सर्वे कमिश्नर जो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस था उसको ख़त्म करते हैं और गवर्नमेंट को उसमें डालते हैं, इससे करप्शन कैसे ख़त्म होता है नहीं मालूम हमको, है ना। आप अगर वक्फ बोर्ड में और लोगों को इंक्लूड करते हैं, पहले ये था कि सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, अब आप और नॉन मुस्लिम्स को और लोगों को इंक्लूड करते हैं, इससे करप्शन या एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि आप एक अमेंडमेंट आपने और किया है जिसमें ये कहा था कि जो औकाफ हैं, अगर होता क्या है वक्फ औलाद में कि जैसा डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया था कि कई बार फैमिली के लिए किया जाता है, तो अगर आप लाइन ऑफ सक्सेशन कहा जाता है कि भाई इनका बेटा ये है, इनका बेटा ये है, अगर वो लाइन ऑफ सक्सेशन ख़त्म हो जाए या समझ में ना आए तो उस औकाफ का क्या किया जाए, उससे जो फ़ायदा होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले जो लॉ था वो इट वाज क्लियरली मेंशनिंग, ठीक है, क्या होता है कि इसको चैरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, पब्लिक पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और फिर वहाँ पे एक क्लॉज था और एंड फॉर एनी अदर पर्पस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। ठीक है, ये एक एडिशनल था उसका, जो एक जनरल प्रोविजन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। अब अमेंडमेंट क्या है कि उसने उस चीज़ को हटा के ये कहा है कि इट कैन बी यूज फॉर ऑर्फन्स, विमेंस, डिवोर्स्ड, विडो, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, वाकिफ का इंटेंशन हो तो। ठीक है, और वॉट एवर द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्स, दैट इज अ वेरी डेंजरस। अब प्रॉब्लम क्या है कि वॉट एवर वॉज प्रेजेंट, जो इस मुस्लिम लॉ जो प्रोवाइड करता था उसको आपने रिप्लेस कर दिया वॉट एवर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, है ना, प्रेस्क्राइब्स। ये अपने आप में बड़ा डेंजरस थिंग है। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड और जिसको कहते हैं और सारी चीज़ें, या वक्फ बाय यूज़र का डाइल्यूशन, जो बेसिस है वक्फ का, जो रिलीजियस बेसिस है, आप उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं।
एक सेक्युलर लॉजिक से, और नॉट ओनली सेक्युलर लॉजिक, एक गवर्नमेंटल लॉजिक से, लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट, ये अपने आप में बहुत डेंजरस है एंड इट एक्चुअली वायलेट्स इन अ सेंस, आई थिंक कुछ पिटिशंस में ऐसा है भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवैसी साहब की पिटिशन में है, आई थिंक ही हैज हाईलाइटेड, इट ऑल्सो वायलेट्स द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937, जहाँ पे शरीयत शैल बी द बेसिस, यही कहता है कि शरीयत बेसिस होगी लोगों की डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, अगर मुसलमान है तो ये लॉ उसको भी वायलेट कर देता है, तो इन अ सेंस इट्स डेंजरस इन दैट। जो फेलियर, मतलब जस्ट टू बिफोर दिस लॉ केम, मुकेश अंबानी ने जो घर बनाया है और वो कहते हैं पूरी दुनिया में दूसरे सबसे महंगा घर है, वो एक वक्त की ज़मीन पे एक जहाँ यतीम खाना चलता था। तो हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड द लॉ अलाउ दिस टू हैपन? मतलब मैं कह रहा हूँ कि, और अगर उस वक्त वो काम नहीं आ पाया जो हमारा लीगल सिस्टम है, तो अब मान लीजिए कि वो कैसे डील करेंगे? मैं जस्ट एज एन अंडरस्टैंडिंग, हाउ डिड इट हैपन? एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, जो विच आई थिंक इज़ फंडामेंटल इस पूरे लॉज को समझने के लिए, चाहे आप CAA ले लीजिए या आप प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ले लीजिए या फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ले लीजिए, इन सब में एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ जो है वो ये है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कागज़ दिखाइए आप, है ना, CAA में यही है, ये बिल्कुल आप अपने आइडेंटिटी के कागजात दिखाइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी यही है, आप दिखाइए। और जो कमज़ोर है वो कागज़ दिखाने में कमज़ोर दिखा नहीं पाता है, कागज़ दिखा नहीं पाते। आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी आप वही कह रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, है ना। अब आपने जो सवाल किया अंबानी, मुकेश अंबानी का घर, मुकेश अंबानी इज़ इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज ही हैज़ पेपर्स। लॉ तो ये कह रहा है ना कि कागज़ दिखाइए, है ना। अगर वो वक्फ बाय यूज़र थी प्रॉपर्टी, है ना, और अगर उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं थे या सारी डिटेल्स नहीं थी, तो फिर तो इंक्रोचमेंट विंस, है ना, क्योंकि जिसने इंक्रोच किया या जिसको मिली प्रॉपर्टी या जिसने उस पर बिल्ड किया उसके पास कागज़ हैं, और आपका लॉजिक ये कहता है कि जिसके पास कागज़ होंगे हम उसकी बात मानेंगे, है ना। तो ये बड़ा अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। एक चीज़ इसमें और हाईलाइट कर दूँ अटैच टू दिस, 95 लॉ वाला जो लॉ था वो भी रजिस्ट्रेशन की बात करता था, लेकिन वो ये कहता था कि रजिस्ट्रेशन वक्फ बाय यूज़र में जो होगा वो ये होगा कि जो भी डिटेल्स आपके पास हैं वो आप भर दीजिए, ठीक है, वॉट एवर इज़ अवेलेबल। इस वक्त का जो लॉ है वो ये कहता है कि किसने, कौन वाकिफ़ है इसका, किसने वक्फ किया है, पर्पस क्या है, डेट क्या है, लैंड का एरिया क्या है, डिमार्केशन क्या है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी डिफ़िकल्ट। और इन चीज़ों को सबको करने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पूरा पावर फिर से सरकार के हाथ, पूरा मामला पूरे सरकार के मामले। तो वो जो एक चीज़ है ना कि भाई डॉक्यूमेंटेशन इज एक्चुअली द प्रॉब्लम है ना, और डॉक्यूमेंटेशन होना, डॉक्यूमेंटेशन द प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन को सोल्यूशन बता रहे हैं, नहीं दोनों देखिए, डॉक्यूमेंट होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, क्योंकि सर्वे तो खुद गवर्नमेंट कर रही है ना। तो अगर मैं बनवाने जाऊंगा भी या सर्वे करवाने भी जाऊंगा तो होगा कैसे ये काम, सबसे बड़ा मसला ये है। ये जब इतना ऐसा कानून जो 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है इस देश में, उन सबको किसी न किसी तरह से उस पर असर पड़ता है, उसमें एक पब्लिक कंसल्टेशन का एक बहुत बड़ा प्रक्रिया चलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जो आम लोग, मुस्लिम समाज के अंदर बातचीत होनी चाहिए थी, जो उनकी तंजीम थे वहाँ बात होनी चाहिए थी, संसद में बात होनी चाहिए थी, ये क्या, हैज़ देयर बीन अ प्रॉपर कंसल्टेशन? माफ़ कीजिएगा, बात हुई थी, हुई थी, लेकिन बात सुनी नहीं गई।
अच्छा वो क्योंकि बताइए। जेपीसी जब इधर उधर हिंदुस्तान में गई तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, अच्छा तंजीमों ने दिए, लोगों ने दिए, मुतवल्लियों ने दिए, नेताओं ने दिए, आम लोगों ने दिए। मेरे ख्याल से 92 लाख या उन्हीं कितने कितने वो थे, लेकिन वो रखे ही नहीं गए सामने। तो वही एक प्रोसेस का जो है वो दिखावा शराब जिसको कहते हैं, मिराज हाँ। शराब एक है, वो दिखा दिया गया कि जी जी हमने वहाँ भी बहस की पार्लियामेंट में, जेपीसी में हमने आपसे पूछ भी लिया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन किसी चीज़ की परवाह नहीं की गई। पर जेपीसी के रिपोर्ट में वाज दिस ऑल रिफ्लेक्टेड, मतलब जो ये नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि जेपीसी की रिपोर्ट में भी, क्योंकि उनका हुकूमत का चेयर था, तो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शंस थे या जो और लोगों ने बड़ा सोच समझ के उस पर टिप्पणी की थी कि भाई आप इस तरह से ये प्रोविज़न जो है यूं बदल सकते हैं। यानी एक ऐसा नहीं था कि नहीं कूड़े में फेंक दो पूरा, लेकिन कुछ ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, कुछ सुना ही नहीं गया। उनको जो करना था वही किया। देखिए इसमें जेपीसी का मसला ये है कि हमारे यहाँ एक चीज़ कहलाती है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस ये है कि एक इस्टेब्लिश किया जाता है जो प्रोसीजर, प्रक्रिया सही हाँ, था, कानून एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसको अगर आप मानते हैं तो उसको जस्टिस माना जाएगा। ठीक है, सवाल ये कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया है आपने? आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, क्योंकि जेपीसी की मीटिंग्स में अक्सर जो अपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे हैड टू वॉक आउट, उन्होंने वॉकआउट किया है ना, उन्होंने क्लियरली कहा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहती है कि हमें इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस मिले, हमने देखा, लेकिन वो इंक्लूड कहीं नहीं करते हैं उस चीज़ को। इनफैक्ट इस चीज़ को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, महुआ मोइत्रा ने जो पिटीशन डाली थी उसमें इस चीज़ को उसने हाईलाइट किया था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया है ना। नाउ आई डोंट नो कि वो पिटीशन, क्योंकि अब तो वो पिटीशन प्राइमरी पिटीशन नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है हम 5 ही सुनेंगे, उन 5 में वो नहीं है, तो वो इंटरवीनिंग एप्लीकेशन के फॉर्म में प्रोबेबली जाएगी या इम्प्लीडमेंट के फॉर्म में। लेकिन ये कि उस प्रोसीजर को आपने फॉलो नहीं किया, तो सब्सटैंटिवली या जिसको कहते हैं कि लॉ के सेंस में तो प्रॉब्लम है ही है। जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया, भाई मिलियंस ऑफ रिस्पॉन्स मिले थे आपको लोगों के, ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन्स थे उसमें, बहुत सारे लोग, मेरे खुद के बहुत सारे लोग जानने वाले जिन्होंने इंडिविजुअली रिप्रेजेंटेशन किया था, बॉडीज़ ने रिप्रेजेंटेशन किया था, है ना। आपने उसको नहीं किया। अच्छा ये मेरे लिए थोड़ा सा और सैड है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, जो जेपीसी के चेयरमैन थे वो वहीं के एमपी हैं, जगदम्बिका पाल जी, वो डुमरियागंज से हैं, और मैं जहाँ से आता हूँ वो कंस्टिट्यूएंसी डुमरियागंज की कंस्टिट्यूएंसी है, तो वो मेरे लिए और थोड़ा सैडनिंग है। तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ हैपेंड। तो एक तरह से सरकार ने जो तय किया सो कर लिया, उनका एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था, और मुस्लिम जो संविधान ने जो हक दिए थे अपने मजहबी आज़ादी का, उस पे एक किस्म का वार हुआ है, जिसके जस्टिफिकेशन जो सरकार पेश कर रही है वो उससे हम सहमत नहीं हैं, और जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी प्रतीकात्मक हुआ, लेकिन सही तौर पे नहीं हुआ। ये इज अ गुड समरी? आई थिंक सो। मैं आई जस्ट से वन थिंग, एक ज़रूरी बात कहना ये है कि ये एक मुस्लिम इशू बनाया गया, और बज़ाहिर एक मुस्लिम इशू है, लेकिन अगर ये देखा जाए, इसकी तहलील और इसका तज्ज़िया किया जाए, तो विश्लेषण जिसको कहते हैं, तो उसमें साबित ये होगा कि असल में ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, ये एक हमला है संविधान फंडामेंटल राइट्स पर, ये एक हमला है फेडरलिज्म पर, और ये एक हमला है सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। ये बहुत ही संगीन मामले हैं जो सिर्फ मुसलमान को नहीं अफेक्ट करते हैं, आगे जाके इस देश में सभी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का उसको ये बाईपास करके कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई उसके बारे में हमने बात की, लेकिन
समाज में एक किस्म का एक पूरा कैंपेन चला वक्फ के बारे में कि वक्फ के माध्यम से कोई भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा, आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा, वगैरह वगैरह। के उसमें इतना मतलब सभी असुरक्षित हैं वक्फ के कानून के कारण से। इस तरह का एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहते हैं, उसमें ये जो प्रचार हुआ है उसके बारे में हम लोग क्या कहना चाहते हैं, उसका कैसे हम जवाब दें? इसको जो डॉक्टर साहब ने कहा था उससे मैं क्लब करूँगा। देखिए, एक तो जो आपने भी हाईलाइट किया, रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है ये। आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो रहा है। आर्टिकल 29-30 का भी वायलेशन हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पहले कि AMU जैसा इंस्टीट्यूशन वक्त पे बेस्ड है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वक्त पे बेस्ड हैं। अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है, बचाएंगे कैसे, है ना? निज़ाम, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, ये है एक चीज़, ये है। मैं कह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है, मतलब समाज में जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके कारण से वो औरों की ज़मीनों को कब्जा करते हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, उसका जवाब हमें जी, मैं देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी औकाफ हैं, क्या कोई नए औकाफ बने हैं रिसेंटली? सबसे पहला सवाल तो ये है। क्या मुसलमान आम तौर पे इस सिचुएशन में हैं कि वो औकाफ को इस्टेब्लिश करें? मतलब वक्फ का स्केल बढ़ता जा रहा है, ऐसा? हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। इकोनॉमिकली क्या मुसलमान इस पोजीशन में हैं इस मुल्क में, जहाँ पे वो हर चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे वो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, पब्लिक स्पेस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस और ट्रेड करना मुश्किल है। औकाफ तो उन प्रॉपर्टी को बनाते हैं लोग, वक्फ उस प्रॉपर्टी को किया जाता है जो ज़्यादातर तौर पे इंसान समझता है मेरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। रईस जो रईस होते हैं वो। तो आपके यहाँ कितने रईस हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं? अली साहब रईस हैं। हमने नहीं बनाए कोई वक्त, तो पुराने ही संभाल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कितनी नए वक्त बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, है ना? आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, आप कम्युनिटी में सर्वे अगर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर जो औकाफ हैं वो एग्जिस्टिंग औकाफ हैं, जिनको लोग मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट को आप इंक्रोचमेंट कैसे मान सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हाउ कैन मैनेजमेंट बी ट्रांसलेटेड या अंडरस्टूड एज इंक्रोचमेंट? तो ये जो एक मीडिया नैरेटिव है, इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं कर सकता। नहीं, और दूसरा इसमें ये भी साफ साफ कहा जा सकता है कि भाई अगर इंक्रोचमेंट है भी तो कानून है, आप जाइए कोर्ट में उसे लड़िए। ये कानून की जरूरत तो थी ही नहीं। तो ये या तो अगर कोर्ट ना होते और अगर कोई वो ना होता, सुनवाई ना होती, तो फिर कहते कि भाई हमको कोई तरीका पैदा करना है। लेकिन इंक्रोचमेंट अगर कोई कर रहा है तो रास्ते हैं। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला जो गज़ाला जमील ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया या जो इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, फ्रेज़, वो कहा था कि ये लीगल बुलडोज़र है। और वो यही है। बुलडोज़र एक तरह से अब एक रम्ज़, एक अलामत बन गया है उन तमाम चीज़ों का, जिन जहमतों का, मुश्किलों का जो मुसलमानों को इस वक्त सामना करना पड़ता है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज तो खैर मुसलमान हैं। मैं अक्सर बातें जब करता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए, ज़रा सा ये इश्तियाल अंगेज़, यानी जिसको प्रोवोकेटिव कहते हैं, इश्तियाल अंगेज़ बात है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि 20 करोड़ मुसलमान गायब हो जाए हिंदुस्तान से, है ही नहीं, और ना उसके कोई आसार बाकी हैं, तो फिर लड़ाई तो इसी पे होगी ना कि कौन तय करेगा हिंदू कौन है। एक मुल्क तो बन चुका, आज वहाँ यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुसलमान कौन है। तो ये सब झगड़े जो फजूल के झगड़े हैं, फ़र्जी झगड़े हैं, ये जहन को डाइवर्ट करने के लिए, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सरकार कोई काम कर नहीं रही है, और वो सफलता अपनी इसमें दिखाना चाह रही है कि हमने किसी से कुछ छीन के, वो अब यही तो इलेक्शन में चलेगा कि भाई हमने वक्फ की हज़ारों करोड़ की संपत्ति लेके और गरीबों को दे दी। कहाँ दी, कैसे दी, कोई जाहिर है जाके व्हाट्सएप पर जांच तो करेगा नहीं। तो ये जो इकोसिस्टम है, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ बात, मैं फिर वही कहूँगा,
असल में मुसलमानों का इशू नहीं है, हर सिखों को, जैनियों को, अभी जैनियों के मंदिर वाला आपने देखा, ईसाइयों को, पारसियों को, जो तमाम अक़लियतें हैं, और हिंदू समाज में भी जो पसमानदा हैं या जो पिछड़े हुए गिरोह हैं, उनको समझना चाहिए कि ये सब हरबे आगे चल के उनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आज कहने को सामने मुसलमान है एक आसान टारगेट। ये जो चीज़ें बीजेपी कर रही है, ये लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान जो है वो जद में है, लेकिन जद में सब आएंगे। मैं आखिरी मेरा सवाल है, और हम लोग ये है कि अब कानून आ गया, मतलब ये हम लोग बहस अगर इससे पहले कर रहे हैं तो शायद कोई सुन के कुछ उसमें सुधार लाते, वो स्थिति तो है नहीं। कानून आ गया है, तो इसका क्या मतलब, आप 2 साल 4 साल 5 साल समाज पर इसका क्या असर होगा इसका? देखिए हर साहब, मेरा मानना है, और फिर मैं वही उसी बात पाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर डायरेक्शंस और ऑर्डर्स दिए बुलडोज़र को लेके। आज भी बुलडोज हो रहे हैं घर के, नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। इसमें भी बहुत क्लियर ऑर्डर है, इंटरिम रिलीफ दी गई ऑर्डर है, और अगले हफ्ते सुनवाई है। अब ये केस चलेगा, ये एक और जो है लड़ाई झेलना पड़ेगी। मसला अब ये एक नया जख्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप का है, वो भी अब चल रहा है। तो हम लोग तो मेरे ख्याल से ज़िंदगियां इसी में कटेंगी, कोर्ट कचहरी के राउंड लगाने में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ये जो हमारा इसकी भारत की अखंडता और एकता पर ये एक हमला है, ये समझना चाहिए लोगों को। और अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे चल के मेरे ख्याल से जो इस वक्त हमको दिखाई दे रहा है, आप डॉक्टर साहब आप बताएं कि बहुत से केस हैं हमारे यहाँ 20, 30, 40, 50 साल तो केस चलते ही है, सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई भी। अब चीफ जस्टिस भी बदलेंगे, गवाही साहब आएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, किसका कैसा रद्द अमल रहेगा तो आगे तो कोई कह ही नहीं सकते हैं। बस वो है कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो वही जो आपने बात शुरू में कही थी, तो मोदी तो यही कह रहे हैं ना कि कसूर भी तुम्हारा है। निज़ाम साहब, वही कि जो आपने कहा, गजाला जमील ने कहा कि ये लीगल बुलडोज़र है। दुष्यंत दवे जो हमारे बहुत सम्मानित वकील हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज़ मतलब पूरे संविधान की पूरी ढांचा पे ये एक किस्म का वार है, हो गया है, मतलब दैट इज़ द रियलिटी, ये हो गया है। तो मैं what does it say, what implications will it have? मैं एक आम मुसलमान अगर हूँ, मेरी ज़िंदगी पे इसका क्या असर है? बहुत कुछ असर है, बहुत कुछ असर है। और ये दोनों ही चीज़ें, एक तो मुसलमान पे भी है और जनरली सबके ऊपर है। मैंने कहा ना कि जो पहले बात आई कि मैं पब्लिक स्पेस में अपने आप को मुसलमान किस बेसिस पे कहूँगा। ड्रेस तो चैलेंज कर दिया आपने, ठीक है, देख के समझ में आता है कौन है, ठीक है। मेरे ट्रेड या जो मेरा प्रोफेशन में जो बेचता हूँ, जो खाता हूँ, वो भी चैलेंज कर दिया आपने। अब मैं घर से निकल के अगर अपने इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो वो भी चैलेंज कर दिया आपने, है ना। तो आप मुस्लिम को पूरे पब्लिक स्पेस से ही ख़त्म कर दे रहे हैं, इबादत, मुस्लिम आइडेंटिटी, इबादत को भी, नमाज को भी, सबको आपने ख़त्म कर दिया। अब इबादत नमाज नहीं, अब वक्फ में तो पूरी चैरिटी ही ख़त्म कर दी ना आपने। अब तो सिर्फ इबादत और नमाज नहीं है भाई, आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, रेलवे स्टेशन पे नहीं पढ़ सकते, मस्जिद के बाहर भी नहीं पढ़ सकते, अस्पताल में नहीं पढ़ सकते। वो भी जिक्र कर दिए कि नए एक्ट में 5 साल तक के प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तब आप वक्फ कर सकते हैं। यानी ये आज तक कलमा पढ़ के आदमी मुसलमान हो जाता है, भले वो नमाज कभी ना पढ़े ज़िंदगी में, लेकिन मुसलमान हो गया है। तो ये और आप डिटरमिन कैसे करेंगे? ये लॉ ये कह रहा है कि साहब आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिसिंग हैं, आप कैसे दिखाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो क्या चैरिटी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल चैरिटी पे असर पड़ेगा, बिल्कुल चैरिटी पे। मैंने आप बताया ना, जैसे एएमयू का केस ले लीजिए ना, अगर एएमयू की ज़मीन को किसी ने इंक्रोच किया है, एक तो एलिमेंट ये है कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक उसमें एलिमेंट वक्फ का भी तो है ना, औकाफ का भी तो एलिमेंट है उसके अंदर। आप उसको कैसे समझेंगे, है ना।
आप उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है। चैरिटी इंस्टीट्यूशंस को आप जो है, अच्छा लॉ जो है वो ये कहता है कि भाई हम प्रमोट करेंगे मुसलमान जो है वो वक्फ के बजाय ट्रस्ट को अपने आप को स्टैब्लिश करें, ठीक है। वक्फ और ट्रस्ट में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना। तो वो एक चीज़ होने वाली है। और ये एक एवरीडे लाइफ ऑफ मुस्लिम पे इफ़ेक्ट है इसका। लेकिन लीगल सेंस में बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आप जो हैं, एक तो जैसा मैंने कहा ना, रिलीजन एज द बेसिस ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो डॉक्टर साहब हाईलाइट कर रहे थे कि भाई आप मुंसिफ भी हैं, मुद्दई भी हैं, काजी भी आप ही हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सर्वे भी करवा रहा है, वही डिटर्मिन भी कर रहा है ना। वक्फ ट्राइब्यूनल जो डिसाइड कर रहा है वो फाइनल नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप, अच्छा स्टेट के पास जो पावर थी वो आपने डाइल्यूट कर दी है। तो इन अ सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ढांचा है जिसमें आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते थे या फिर स्टेट्स को पावर देते थे, है ना, या फिर जिसको कहते हैं ट्राइब्यूनल्स बनाते थे जो इंडिपेंडेंटली काम करें, आप इन सारी चीज़ों को डिमोलिश कर दे रहे हैं। तो इन अ सेंस अगर आप इसको अलाउ करते हैं कंटिन्यू करना, तो ये इस तरीके का प्रेसिडेंट सेट होता है जिसको यूज़ करके आप अदर माइनॉरिटीज़ को भी टच कर सकते हैं फिर, है ना। क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान सदियों से नहीं हैं, यहाँ सदियों से बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं और सिख्स भी हैं, है ना। तो उनके इंस्टीट्यूशंस को वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये अपना में बड़ा मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला कदम है यूसीसी की तरफ। नहीं, तो हाँ, गंभीर बातचीत हुई और ज़्यादातर जो हमारी बातचीत होती है कहीं उम्मीद को लेके हम ख़त्म कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये संविधान ने एक कल्पना की थी इस देश के लिए कि हम लोग अपने अपने मज़हब को अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपनी इबादत को, अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने का मुझे पूरा हक होगा, सर ऊंचा रखते हुए। उस पे एक बहुत बड़ा वार हुआ है। और देखिए आप उम्मीद नाम रखा है अमेंडेड एक्ट का। हाँ, ये भी देखिए ये जुल्म है, यही जुल्म है, ये तो जुल्म है। लेकिन वो कहते हैं इकबाल के शाम में गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, जुल्मते शब में नज़र आई किरण उम्मीद की। तो ऐसा नहीं है, अभी भी लोग लड़ रहे हैं और कोर्ट्स ने जो किया वो बहुत एक बड़ा फैसला था, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ है ये। और मेरे ख्याल से कोर्ट्स का वो चीफ जस्टिस का और उनके ब्रदर जजेस का जो फैसला था उससे उम्मीद है, ऐसा नहीं है। लड़ाई बड़ी है लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया इस लड़ाई में ही हमारी उम्मीद है जी, इस कानून में नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।